सबसे पहले तो अपने देवकुंड सागर गए, जो हमारे बीकानेर राज परिवार का अंतिम विश्राम स्थल था, और वहाँ पे सभी राजाओं की छतरियाँ बनी हुई थी। विश्राम स्थल को मैं ज़रा बता देता हूँ कि ये एक तरह से ये आप लोगों के यहाँ, मैं अब मुस्लिम भाइयों को मुखातिब हो रहा हूँ, जहाँ आप लोगों का कब्रिस्तान होता है, बिल्कुल वैसा ही इन राजपूतों में, यानी कि हिंदू राजपूतों के अंदर एक विश्राम स्थल है जहाँ पे मृत्यु के बाद छतरियाँ बनाई जाती हैं उनकी याद में। उसमें शिवालय भी होता है। पिछले 3 दिन से आप मेरे साथ सुबह 8 बजे से लेके रात के 9 बजे तक हम लोग, आप मुझे घुमा रहे हैं, मैं घूम रहा हूँ, आपने मुझे फोर्ट दिखाया, आपने जो भी चीज़ें थी वो वीडियो में आएंगे धीरे धीरे। लेकिन आप लोगों की दीवानगी, आप लोगों की शिद्दत, आप लोगों की डेडिकेशंस देखकर कि आप लोग राजपूत कल्चर को, आप लोग अपने ट्रेडिशंस को मुझे भी बता रहे हैं, और आप खुद बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, तो वहाँ मैं समर्पित हो जाता हूँ कि भाई आप लोगों को ये पूछने का मेरा अधिकार बनता है कि क्यों। वो ऐसा है साहब, हमारे यहाँ की सबसे पहले जो है कि पधारो हमारे देश। राजपूतों को मेरी नमस्कार। हालांकि ये वीडियो सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं राजस्थान के बीकानेर में बैठा हूँ और ये वीडियो सिर्फ राजपूतों को डेडिकेट नहीं है, लेकिन है राजपूतों के बारे में। मैं पिछले 3 दिन से इस परिवार में हूँ, राठौड़ परिवार में हूँ, और प्रदीप जी के बुलावे पर मैं राजस्थान आया, और राजस्थान में आने के बाद जो राजस्थान का कल्चर देखा वो मैं 3 दिन से नोट कर रहा था, सोच भी रहा था कि मैं इसे रिकॉर्ड कर लूँ। फिर मुझे लगा नहीं, ये चीज़ें मैं इनके साथ बैठ के बात करूँगा। और ये प्रदीप जी हैं, ये विक्रम जी हैं, शेखावत, और ये राठौड़। अब 3 दिनों के अंदर मैंने यहाँ पे जो कल्चर देखा, जो प्रथाएं देखी, या जो खाना पीना देखा, तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, और मैंने कहा कि मैं अपने देखने वाले स्पेशली राजपूत भाइयों को भी बताऊं कि मैं राजस्थान में तो हूँ ही, लेकिन मैं इनके बीच में रहकर एक पंजाबी आदमी किस तरह की चीज़ें वो अडॉप्ट कर रहा है, वो देख रहा है, वो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था। तो सबसे पहले तो आप दोनों का शुक्रिया कि आप 3 दिन से मेरे को वक्त दे रहे हैं। आपका भी शुक्रिया सर, आप पधारे हैं, मोस्ट वेलकम। मतलब आपका बहुत ही शुक्रगुजार है कि आप हमारे निवेदन पे आपका पधारना होगा। लेकिन मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ और आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं सुबह सुबह पहुँचा, मुझे आप लोगों ने एक नाश्ता करवाया था जो कि राजस्थानी चीज़ें थी उसमें। वो क्या था, मैं बस ये जानना चाहता हूँ, सुबह, दोपहर और शाम जो मुझे आप लोग खिला रहे थे, वो बन रही थी चीज़ें, वो बड़ी कमाल की थी। वो चीज़ें बताएं पहले मुझे। सुबह तो सर नाश्ता आपको, एक तो हमारे बीकानेर की प्रसिद्ध मिठाई है छेने की, राजभोग। ठीक है। दूसरी क्या है कि हमारे यहाँ नमकीन में कचौरी, वो विशेष तौर से क्या है कि हमारे यहाँ नमकीन का ज़्यादा प्रयोग होता है, बिल्कुल, इसलिए एक आपको कचौरी, दूसरा दही और पराठा, ये तो सुबह का नाश्ता था। ठीक है। दोपहर के अंदर तो वही भोजन में, क्योंकि आप बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है, हाँ। इसलिए आपके लिए वेज खाना बनवाया। अच्छा। जिसमें मतलब जो घरेलू सब्जियां हैं, हाँ। गट्टे की सब्जी है, ये हाँ। तो हमारे राजस्थान में भी, मतलब आज तो क्या साहब, अब तो इतना नहीं है, हम तो सूखे इलाके के थे ना, तो पहले इसी एक बेसन की 7 सब्जियां मेरी ग्रैंडमदर बना देती थी, 7 प्रकार। जो आपने मुझे बेसन के गट्टे की सब्जी खिलाई है वो मैंने खाई है, लेकिन उस स्टाइल में नहीं खाई है। वो जो छोटा गट्टा आप लोगों ने बनाया था, वो घर में बना था या बाजार से? घर से। मैंने कोई चीज़ बाजार से नहीं मंगाई। ठीक है। सब कुछ घर पे। अच्छा, और उसके साथ आपने एक और जो वो छोटी हरी, वो जो सांगरी, वो यहाँ की वो सांगरी है, वो 100% जैविक है साहब। ये खेतों के अंदर ये पौधा, इसको कल्पवृक्ष कहते हैं हम तो, और राजस्थान का ये वृक्ष है, खेजड़ी इसको कहते हैं। अच्छा। हिंदी में तो समी वृक्ष भी कहते हैं हिंदी में इसको। अच्छा। इसका उपयोग बहुत अधिक है साहब। एक तो ये खेत में जहाँ भी खड़ी होती है उसके नीचे फसल अधिक होती है। नंबर 2, इसको ऊंट बकरी खाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गर्म इलाका है,
किसी प्रकार का पानी की बहुत कमी है, तो ये जीरोफेटिक प्लांट है। मतलब मैं आपको तकनीकी भाषा में बता रहा हूँ, मतलब ये कितना भी कम पानी हो ये प्लांट जीवित रहता है। विक्रम जी, आप बता रहे थे ना कि यही चीज़ बकरी नीचे से खा लेती है, थोड़ा सा ऊपर चढ़ के, और ऊँट खड़े खड़े खा लेता है। और ये चीज़ मैंने लोगों के घरों में भी देखी है, उगी हुई है। हाँ, घरों में ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और इसको हम संरक्षित करते हैं क्योंकि ये राजस्थान का वृक्ष है। सरकार की तरफ से भी इस पे रोक है, परंतु इसकी सांगरी जब यहाँ के लोग तोड़ करके सुखा करके मार्केट में देते हैं तो बीकानेर की सांगरी कलकत्ता तक जाती है, और 800 से 1000 रुपए किलो इसकी वैल्यू है। वाह, सूखी की मतलब वो यहाँ की भी सब्जी बनती है, इसकी सूखी की भी बनती है। तो एक तरह से अगर हमारे इधर कोई आदमी आता है ना, तो हम सोचते हैं कि भाई आज पनीर, शाही पनीर बनाया जाए वेज में। तो इस तरह से शायद आप लोग इस तरह ये शाही सब्जी ये एक तरह से। ये वाह, इसका कॉम्बिनेशन है सांगरी, कैर और एक वो कमल की टुकड़ी से भे बोलते हैं वो, वे बोलते हैं। और ये मिला के मिक्स करके बनाया जाता है। ये एक तरह से अचार बन जाता है, जल्दी से खराब नहीं होता जी। इसको अगर अचार टाइप बन जाता है। और बाकी तो साहब हम तो लोग हमारे यहाँ तो देखो। अच्छा, मैंने एक और चीज़ खाई थी, वो हमारे यहाँ पे उसको डेले का अचार कहते हैं। हाँ, हम आपके यहाँ कैर कहते हैं। कैर कहते हैं। कैर का है साहब वो कैर का अचार था। दूसरी बात है, हम यहाँ सब इस बीकानेर का इलाका है ना, ये डेजर्ट है, भी काफ़ी डेजर्ट है यहाँ पे, तो हमारे यहाँ गाय मतलब खूब पाली जाती है। ठीक है। और गाय के दूध का घी हम विशेष तौर से खाते हैं ना, जिसके अंदर पीलापन होता है और कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। और अब तो ये शोध भी हो गया कि देसी गाय का घी, ये जर्सी वगैरह नहीं सर, होलिस्टीन वगैरह नहीं, देसी गाय का घी आप कितना भी खा लें वो आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके देसी गाय के दूध में और घी में टेस्ट अलग ही होता है। इसका अलग टेस्ट होता है, और ये आपके कहीं भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसको इसलिए हम लोग देसी गायों का घी का उपयोग करते हैं। और हमारा शहर तो कभी आज से 50 साल पहले तो हमारे यहाँ तो कल मैंने आपको बातचीत में भी बताया था कि ये नहर वगैरह आने से पहले हमारे यहाँ अकाल पड़ते थे, तो हमारे यहाँ का आदमी तो मजदूर बन करके या कोई व्यापार के बीकानेर से बाहर चला जाता था, और गाय पशुधन रखते थे उसी की, और थोड़ी बहुत खेती करते थे। अगर कभी बरसात हो गई तो बाजरा, मोटा अनाज है वो हो जाता था। बाकी इन्हीं गाय पशुओं के प्रोडक्ट से हमारा गुजारा चलता था। खाने पीने की बातें हो गई, मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 3 दिन से आप मेरे साथ सुबह 8 बजे से लेके रात के 9 बजे तक आप मुझे घुमा रहे हैं, मैं घूम रहा हूँ। आपने मुझे फोर्ट दिखाया, आपने जो भी चीज़ें थी वो वीडियो में आएंगे धीरे धीरे। लेकिन आप लोगों की दीवानगी, आप लोगों की शिद्दत, आप लोगों की डेडिकेशंस देखकर कि आप लोग राजपूत कल्चर को, आप लोग अपने ट्रेडिशंस को मुझे भी बता रहे हैं, और आप खुद बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, तो वहाँ मैं समर्पित हो जाता हूँ कि भाई आप लोगों को ये पूछने का मेरा अधिकार बनता है कि क्यों। वो ऐसा है साहब, हमारे यहाँ की सबसे पहले जो है कि पधारो हमारे देश, इस पे एक मांडव गायिका हमारी अल्लाह दिला भाई थी, उन्होंने एक गीत भी गाया हुआ है, वो आपको सुनवा नहीं सके क्योंकि समय की कमी रही। कोई बात नहीं। और अपने मतलब वरना मेरा प्रोग्राम भी था कि भाई आपको एक दिन आदमी बुला करके वो गीत सुनवाता या रिकॉर्ड करवाता। तो ये तो हमारी संस्कृति के अंदर सम्मानित है साहब कि हमारा जब मेहमान आता है ना तो हम मतलब आवभगत करते हैं, और हमारे दिल से करते हैं। उसका कारण ये है कि मेहमान तो कभी कभी आता है साहब, रोज किसी के यहाँ कोई नहीं आता है। अच्छा, वैसे विशेष हम लोग जहाँ जहाँ घूमे हैं एक बार उनका जिक्र कर दीजिए आप। हाँ, मैं बताऊँ साहब आपको। सबसे पहले तो अपने देवकुंड सागर गए, जो हमारे बीकानेर राज परिवार का अंतिम विश्राम स्थल था, और वहाँ पे सभी राजाओं की छतरियाँ बनी हुई थी। विश्राम स्थल को मैं ज़रा बता देता हूँ कि ये एक तरह से ये आप लोगों के यहाँ, मैं अब मुस्लिम भाइयों को मुखातिब हो रहा हूँ, जहाँ आप लोगों का कब्रिस्तान होता है, बिल्कुल वैसा ही इन राजपूतों में, यानी कि हिंदू राजपूतों के अंदर एक विश्राम स्थल है जहाँ पे मृत्यु के बाद छतरियाँ बनाई जाती हैं उनकी याद में। उसमें शिवालय भी होता है करीब। अच्छा, मंदिर भी होते हैं, हम मंदिर भी बना देते हैं शिव जी का, और शिवालय भी होता है। और विशेष तौर से हमारे जो भी ये विश्राम स्थल कह दो आप या शमशान भूमि कह दो, ये पानी के किनारे मिलेंगी साहब।
तालाब के किनारे मिलेंगी, कुएं के पास मिलेंगी। ये है ट्रेडिशन है। अब क्यों है ये हमें पता नहीं दाह है, संस्कार के परंतु पश्चात नया दाह जाता था संस्कार उसको। करने के बाद में स्नान वान करने की दृष्टि से, और क्योंकि पहले यहाँ पे कुएं तो कम हुआ करते थे, डेजर्ट था, तो तालाबों का पानी, जैसे पाकिस्तान में टोबे हैं, चोलिस्तान में तो ये टोबे ही थे, तो उनके पास में शमशान भूमि होती थी कि वहीं वो दाह संस्कार करने के बाद में शुद्ध होकर के वापस अपने घर जाए। उसके बाद हम लोग कहीं और गए थे, उसका भी जिक्र कीजिए। उसके बाद में देवकुंड सागर के बाद में अपन गए थे सर, देशनोक गए थे दूसरे दिन। तो हम लोग गए थे चूहों वाली माता की। हाँ, चूहों वाली माता की नहीं, हम लोग वहाँ गए थे जो उन्होंने वैष्णो धाम में, हाँ, में गए थे। ये हमारे यहाँ अभी बीकानेर में एक पंजाबी समाज द्वारा जो विशेष तौर से जो 1947 के पार्टीशन के बाद में आए हैं, और यहाँ पे खैरपुर समाज है, डेरा गाजी के हैं, और आपके डेरा इस्माइल के हैं, और खैरपुर के हैं, उनके द्वारा एक वैष्णो धाम मंदिर बनाया गया है, बहुत अच्छा, और उन्होंने उसको जीवंत किया है वैष्णो माता का। तो वहाँ भी वाकई बड़ा खूबसूरत बनाया है, खूबसूरत वो बनाया याद दिलाता वहाँ है गया वैष्णो हूँ, देवी की। और वहाँ भी हम गए थे, मैं मेहता साहब और विक्रम सिंह जी, एक मेरे मित्र और थे, वो गए थे। अब तीसरा, अब हाँ, अब फिर हम गए यहाँ से चूहों वाली माता जी, देशनोक। ये राठौड़ों की कुलदेवी तो नागणीची हैं, परंतु ये हमारी आराध्य देवी हैं, क्योंकि यहाँ जब राव बीका शासन स्थापित करने के लिए इस जंगल प्रदेश में आए, तो उनके वो सहशरीर थी उस टाइम में, तो उनसे आशीर्वाद लेकर के और यहाँ मतलब स्थापित हुए। और उन्होंने, चूंकि हमारे पड़ोस में आगे भाटियों का शासन था, तो भाटियों से हमेशा लड़ाई होती रहती थी, तो उन्होंने मध्यस्थता करके और पुगल के राव शेखा की लड़की की शादी राव बीका से करवाई, और हमारी एक तरह से उनसे वो रिश्तेदारी करने से ये शांति करवा दी उन्होंने इलाके में, और उन्होंने मध्यस्थता भी की। तो वो बड़ी मतलब कुलदेवी उस समय राजनीतिक आराध्य, और उनका मतलब ये एक तरीके से आज की मध्यस्थता में राजनीति का ही प्रयोग किया उन्होंने। और आपने मुझे एक मंदिर दिखाया था जिसके बारे में आप लोगों ने बताया था कि ये घी से इसकी नींव रखी गई थी। भांडा सा जैन मंदिर है, वो बीकानेर की स्थापना से 24 साल पहले बना था, और उसमें उस जमाने में पानी की कमी थी राजस्थान में, तो उन्होंने पानी की जगह घी का उपयोग किया है। 4000 शायद आपको बताया था कितनी 4000 मन है, हाँ, कुपियाँ 400 कुपियाँ, जिसमें 40 किलो के करीब एक, हाँ, कुपी होती, एक कुपी होती है जी। जो आज भी गर्मी के मौसम में जब अधिक गर्मी होती है, तो उस मंदिर के नीचे से वो नींव में चिकनाई दिखती है। जैन में वो शायद पांचवें तीर्थंकर थे, उनका मंदिर है। 100 तीर्थंकर हुए, उनमें 5वें नंबर पे थे वो। और उसके बाद हम लोग गए लक्ष्मीनाथ थे, टेम्पल दिखाया आपको जी। वो भी बीकानेर की स्थापना वहीं वहीं हुई थी। 1 से 5 राजा तक वहीं रहे, वहीं उनकी राव बीका की टेकरी बोलते हैं, वहाँ उनका अंतिम विश्राम स्थल। उसके पश्चात देवकुंड सागर वो भी और महाराजा राय सिंह जी ने फिर जूनागढ़, जो आज वर्तमान में बीकानेर में गढ़, उसकी स्थापना की थी, और 21 पीढ़ियों में ये जूनागढ़ कंप्लीट हुआ था। महाराजा राय सिंह से निर्माण कार्य उन्होंने स्टार्ट किया था, और महाराजा गंगा सिंह जी ने इसको पूर्ण कंप्लीट किया था। और इसके बाद हम लोग गए थे। मेरी बहुत पुरानी रिक्वेस्ट थी कि मुझे रेशमा का घर देखना है, और वो मुकम्मल हो गई मेरी रिक्वेस्ट। वो रेशमा जी, स्वर्गीय रेशमा जी मेरे गांव की, मैं उस गांव का रहने वाला हूँ, मेरे गांव की थी। वो बहुत गुलकारा थी, पाकिस्तान की मानी हुई गायिका थी। मेरे गांव से वो 47 में चले गए थे, और उसके बाद में उनके परिवारजन में एक बुजुर्ग औरत रह गई थी जो बाद में गई है। ये बात मुझे अपने फोर फादर्स ने बताई थी, क्योंकि जब गुलकारा जी सबसे पहले यहाँ आई, जब ये बात चली कि साहब ये लोहा की है, तो सब बुजुर्ग उस टाइम तो बैठे थे, तो उन्होंने कहा एक ही घर था, और वो जहाँ इनका घर है वहाँ ये भी गाने बजाने वाली कौम से संबंधित थी, ढाडी मिरासी कौम से थी, और वहाँ हिंदू डोली जो हम राजपूतों के यहाँ गाना बजाना करते हैं, उनके भी घर वही हैं। और आज रेशमा जी जिस घर में मतलब रहती थी, उस घर में आज भी वही कम्युनिटी निवास कर रही है। केशव भाई साहब को वहाँ बाकायदा ले जाके उनसे मिलवा भी दिया था, और वो हमारे गांव का उन्होंने ऊंचा नाम किया है। चाहे वो सरहद की कोई बात नहीं है, वो सरहद के पार जाके किया तो भी उन्होंने अपने गांव का नाम ऊंचा किया। आज लोहा गांव की पहचान है कि रेशमा जी ने वहाँ जन्म लिया था।
उसके बाद हम गए थे आपके गांव में। अब बताइए अपने गांव की हिस्ट्री। आप गए थे हमारे साथ महनसर शेखावाटी में एक गांव है। अच्छा, शेखावाटी कहाँ है वो भी तो बताइए, हम तो इस टाइम बीकानेर में हैं। वो जयपुर स्टेट में है। जो महनसर जो जयपुर स्टेट की जागीर का गांव था जी। और जिस क्षेत्र में शेखावत रहते हैं वो शेखावाटी क्षेत्र बोला जाता और आप जनाब शेखावाटी हैं। है। और उस गांव में वो शायद 17वीं शताब्दी में उसकी स्थापना हुई है उस गांव की। और जिस समय बसा था उसके बाद ये बड़ा धनाढ्य गांव था और बड़े सेठ साहूकार और जागीरदार वहाँ के थे हमारे पूर्वज। तो उन्होंने इस गांव की स्थापना की थी। इसमें दर्शनीय स्थल है, एक तो मंदिर जो आपको हमने दिखा दिया, इसकी आपने फोटोग्राफी भी की है। दूसरी सोने की दुकान। एक ऐसी दुकान है जहाँ पर कभी तो सुनार लोग बैठते थे, लेकिन आज उसी दुकान पर सोने की कारीगरी की हुई है। भित्ति चित्र जो है वो सचित्र है। उसमें महाभारत और कृष्ण लीला पूरी दिखाई गई है और रामायण पूरी दिखाई गई है और भगवान के 52 अवतार है उनको भी अलग अलग दर्शाया गया है उसमें। और इसको देखने दुनिया दूर दूर से आती है, दूर से विदेशों से भी आती है। और हिस्टोरिकल पैलेस है वो। और उसके बाद एक तोलाराम जी का कमरा है, जिसको डांसिंग हॉल बोलते हैं, तो वो भी दर्शनीय स्थल है। उसको भी लोग बाग दूर दूर से देखने आते हैं। और फिर है फोर्ट जो जिसमें अभी भी रिहाइश है, हमारे परिवार के लोग रहते हैं। और जिसमें 2 पार्ट में होटल भी चल रही है और बाकी सारे हमें उसी परिवार में जो राजपूत फैमिली से हैं वो सारे उसी फैमिली से हैं। तो ये थी मेरी 3 दिन की विज़िट। और इस 3 दिन की विज़िट में मैंने एक और चीज़ सुनी, वो आप भी सुनिए। वो थी इनकी मदर टंग, जो कि हरियाणवी नहीं है, जो बागड़ी है। बिल्कुल साहब। ये तो वो ज़रा कुछ तो बोलिए ताकि पता चले। अब मैं आंचलिक भाषा बोलते हमारी मतलब मदर टंग है वो बागड़ी है। जैसे मैंने कहा भाई मेहता साहब पधारिया है, आप आंको सत्कार करस्या, आन घुमास्या फिरास्या और आन जकी चीज़ दिखानी है वह दिखास्या। इस तरह से ये हमारी मदर टंग है। भोजन कराओ सा, ये मतलब इस प्रकार का हमारी ये बोली चाली है। हम बिल्कुल बागड़ी बोलते हैं। और खटे जाओगा खटे आओगा, ये हमारी इस तरह की भाषा है। हमारी भाषा में सम्मानजनक शब्दों का उपयोग ज़्यादा होता है। जैसे मैंने मेरे गांव में कहा कि मेहता जी आए हुए हैं, हम गांव आ रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल आप पधारो और मेहता जी को बिल्कुल लेके और हम आपको पूरा गांव बताएंगे, पूरा बात बताएंगे। तो फिर जहाँ बैठे कल शाम को हम बातचीत भी की तो उसमें आदर सूचक शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होता है। और हमारी राजपूत कास्ट में चाहे राठौड़ हो चाहे शेखावत या अदर कास्ट हो, उसमें जो हुक्म सा, हाँ सा, पधारो, विराजो, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भोजन अरोगो, सोने के लिए कहते हैं पुर्डो, ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो पारंपरिक वो शब्द हैं जो हमें कहीं से सिखाए नहीं जाते हैं, वो परिवार में ही हम संस्कार से ही सीखते हैं उसको। और इन 3 दिनों में यही सारा आदर सत्कार और प्यार मोहब्बत देखकर मेरा दिल किया कि मैं ये बेमतलब का वीडियो बनाऊं, जो कि आप कहेंगे कि क्या है इस वीडियो में, लेकिन बहुत कुछ है इस वीडियो में, बहुत कुछ है इस वीडियो में। अगर आप इसको ध्यान से दोबारा देखेंगे या एक ही बार में आपको लग गया होगा कि ये इस वीडियो का लब्बो-लुआब ही प्यार मोहब्बत है, कल्चर की बातें हो रही हैं इस वीडियो में। और आने वाले वीडियोस में जो इन लोगों ने जिक्र किया है, उन वीडियोस के अंदर आपको वो सारी चीज़ें तो मिलेंगी, लेकिन उसके अलावा जितने सारे लोग बार बार आजकल कमेंट्स कर रहे हैं कि राजपूतों की और बाकी सारी कास्टों के बारे में, उनकी भी कुछ डिटेल्स मैं लेके आऊँगा। लेकिन मैं बागड़ी और राजपूत इन दोनों के डिफरेंस के बारे में भी कहीं ना कहीं एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि हमारे पाकिस्तान वाले जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उन लोगों के लिए स्पेशल होगा। शुक्रिया।